वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट पेश किया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट भी है, क्योंकि इसके बाद अब इंटरिम बजट आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आम आदमी को बड़ी राहत दी है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी बड़ी घोषणा की है। तो बताते हैं आपको बजट की बड़ी बातें क्या हैं। तो मेरे साथ में सुमित अवस्थी जी भी मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी आपको इस बजट के बारे में अपना एक विश्लेषण बताएंगे। लगातार अमरउजाला.com के साथ वो आपको बजट पर जानकारियां देते रहे हैं। अभी अमृत काल का पहला बजट इसको पहले तो कहा गया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि अमृत काल का पहला बजट है। उम्मीद है कि इससे पिछले बजट के दौरान रखी गई नींव को मजबूत करने में मदद मिलेगी। हम ऐसे समग्र और खुशहाल भारत का दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें विकास का फायदा सभी वर्गों तक पहुंचे। उन्होंने कहा वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। ये विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। पहले तो ये अमृत काल का बजट है, इससे क्या मायने हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, और दूसरा अपनी वृद्धि दर जो है, आर्थिक वृद्धि दर, उसके विषय में भी जिक्र कर रहे हैं। इससे क्या निर्देश किया गया और कैसे वो अपनी एक कामयाबी के तौर पर या एक लेखा जोखा भी 2 कार्यकाल का रख रहे हैं। देखिए, नो डाउट सरकार की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आप कोविड से निकल कर आए हैं। कोविड में आपकी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई थी, नेगेटिव 21 तक चली गई थी। अब आपका जो प्रोजेक्शन है नेक्स्ट ईयर का, इस साल का और अगले साल का, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है वो दुनिया में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में भारत को बता रहा है। अमेरिका से भी आगे बता रहा है, चीन से भी आगे बता रहा है। तो जाहिर तौर पर ये भारत के लिए अमृत काल, तो हम अमृत महोत्सव की, क्योंकि हम 75वें साल में आज़ादी के, इसलिए इसको अमृत नाम दिया सरकार की तरफ से, लेकिन वाकई में ये अमृत काल साबित हो सकता है। क्योंकि आज जो बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने, जो 7 उन्होंने सप्तऋषि का नाम दिया, वंचितों को लेकर फायदा, आर्थिक की बात, तमाम चीज़ें उन्होंने गिनाने की कोशिश की है। वो चीज़ें इशारा करती कि ये हमारी डेमोक्रेसी के और खासकर इस बजट के 7 पिलर्स हैं। इन पिलर के आसपास पूरी की पूरा उन्होंने बजट को बनाने की कोशिश की है, जिसमें MSME सेक्टर का ख्याल रखा गया है, जिसमें विलेज रूरल इकोनॉमी का ख्याल किया गया है, जिसमें डिजिटल इंडिया की बात है, क्योंकि जिसमें मेक इन इंडिया की बात है, जिसमें चाइनीज़ चीज़ों को डिस्करेज करके इंडियन चीज़ों को इनकरेज किया गया है, और सबसे बड़ी बात मिडिल क्लास के लिए जो राहत दी गई है इनकम टैक्स के स्लैब्स में चेंज करके, ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को भी प्राथमिकता देने की, तो कृषि की तो हर बार बात होती है अब, लेकिन कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स, तो दोनों चीज़ों को कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया पहले भी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना रही है प्रधानमंत्री मोदी की। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बजट में किसान सम्मान निधि के तहत 2 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि दी जाएगी। वहीं कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। और फिर बजट की सप्तऋषि प्राथमिकताएं जो हैं, जिसके बारे में अभी सुमित जी कह रहे थे, उसको मैं फटाफट आपको बता देता हूं। पहला, समग्र विकास, फिर अंतिम मील तक पहुंचना, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा, वित्तीय क्षेत्र। क्या अभी अब बताइए आप, ये सप्तऋषि जो थे, ये क्या मैंने ये देखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने जब भी अपनी कोई योजनाएं रखी या कोई भी विजन रखते हैं तो वो 1 2 3 4 5 या कोई एक अच्छा सा फ्रेज बनाकर और उसके साथ में जाते हैं। ये सप्तऋषि क्या उन सारी चीज़ों को कवर कर रहा है? ये एक अच्छे कम्युनिकेटर की निशानी है। जब भी आप आंसर लिखने जाएंगे ना, आंसर शीट में अगर आप बहुत लंबा आंसर लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होता है उसको मज़ा नहीं आता देखने में। अगर आप उसी आंसर को सजा देंगे, पॉइंटर्स में लिख देंगे, उसी चीज़ को 1 2 3 4 ABCD करके और हाईलाइट कर देंगे अच्छी चीज़ों को, तो हर व्यक्ति उसको पढ़ना चाहेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि बहुत शानदार कम्युनिकेटर हैं, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। अक्सर आप देखेंगे वो एब्रीविएशन देते हैं चीज़ों का, कभी युवा बोलेंगे, कभी वाहिनी बोलेंगे, कभी वृष्टि बोलेंगे, और उसका एक शब्द निकल कर आता है, वो एक फुल फॉर्म निकल कर आता है। तो मोदी जी की एक खासियत है और उसकी छाप उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट पर दिखने लगी है। तो जो सप्तऋषि की जो बात आज निर्मला सीतारमण ने की, इसमें 2 चीज़ों पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। पहला, उन्होंने हरित विकास की बात की, ग्रीन डेवलपमेंट की बात की, और इसीलिए ऐसी तमाम चीज़ों के अनाउंसमेंट आज किया गया है जिससे पॉल्यूशन पर कंट्रोल हो और ऐसी चीज़ों को इंकरेजमेंट मिले जिससे पॉल्यूशन खत्म होता हो। जैसे EV जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनको सस्ता करने की बात की गई है। जैसे पुरानी जो सरकारी गाड़ियां हैं उनको ख़त्म करने के लिए प्रावधान लाया गया है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो इस में बताना चाहूँगा वो युवाओं के लिए है, क्योंकि नौकरी के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त इंतजाम किया गया है। और ये 10 लाख करोड़ सरकार के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मा है। ये विपक्ष की बहुत बड़ी हमला भी रहा है हमेशा सरकार पे कि आपने नौकरियों का वादा किया था, नौकरियां हैं कहाँ। तो 10 लाख करोड़ का अलग से कॉर्पस बना के दिया गया है ताकि नौकरियां जनरेट की जा सकें, युवाओं को इससे फ़ायदा मिलने वाला है।
और रेलवे, पहले तो रेल बजट अलग हुआ करता था, हमको याद है कि पहले रेल बजट की तैयारी करो एक दिन पहले, फिर आम बजट की तैयारी करो, तो रेल बजट जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता था, लेकिन अब सब साथ में होता है। तो रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन हुआ है, करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत प्रावधान रेलवे के लिए किया गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। ये 2013-14 में दिए गए आवंटन से 9 गुना ज्यादा है। खाद्यान्न और बंदरगाहों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम का नवीनीकरण किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये रेलवे को लेकर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर वैसे भी बहुत काम हो रहा था, लेकिन रेलवे और दूसरी चीज़ों पर जो घोषणाएं हुई हैं उनके विषय में आप कुछ कहना? ये दोहरे फायदे की चीज़ें हैं प्रवीण। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हैं, चाहे सड़कें बनाएं, चाहे रेलवे ट्रैक्स बनाएं, चाहे एयरपोर्ट्स बनाएं, हेलीपैड बनाएं, उससे न सिर्फ टूरिज्म को, न सिर्फ यातायात को बढ़ावा मिलता है, बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलता है। जब आप इस तरह की चीज़ों को बनाते हैं, विकसित करते हैं, तो बहुत से लोगों को, फॉर एग्जांपल दिल्ली के पास, अपनी नोएडा के पास जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लेबर काम कर रही है। जाहिर तौर पर जिन लोगों की ज़मीनें गई उनको बहुत अच्छे से कंपनसेट किया गया और अब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। जब ये बन जाएगा उसके बाद वहाँ दुकानें आएंगी, उसके बाद वहाँ होटल्स खुलेंगे। तो कुल मिलाकर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये रोजगार सृजन के लिए की जाती हैं। और जितनी भी बातें आपने बताई, चाहे रेलवे को लेकर हो, चाहे उसको हेलीपैड्स को लेकर हो, एयरपोर्ट्स को लेकर हो, ये तमाम चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर का जैसे जैसे विकास होगा, रोजगार सृजन होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे चलेगी। और इसीलिए हम लोग 7% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इनोवेशन जो है वो एक नवाचार, इसका बड़ा इस्तेमाल पहले से किया जाता रहा है। और वैकल्पिक ऊर्जा, इसके विषय में भी प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ये बहुत ऐसे विषय हैं जिन पर काफ़ी चर्चा होती है और पूरी दुनिया के देश इस पर काम कर रहे हैं। तो 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर ग्रीन ग्रोथ के तहत वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान ये भी कहा है कि पर्यावरण की दृष्टि से ये जीवन शैली बदलने का लक्ष्य होगा। तो पर्यावरण पर काम किया जा रहा है। 2070 तक हमें कार्बन उत्सर्जन घटाना है, 2070 तक का विजन रख रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किया गया है। इससे अर्थव्यवस्था को लो कार्बन में तब्दील करने में मदद मिलेगी। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। कंपनियां और शहरी निकायों को इससे बढ़ावा मिलेगा। अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक तरीकों से या ऑर्गेनिक खेती के, हालांकि ये पहले से बात कही जाती रही, इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। क्या है ये बायो? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर जा रही है। दुनिया में जो ज़मीन के अंदर पेट्रोल डीजल के जो स्टार है, भंडार हैं, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो ये कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको कम करिए। हम लोग बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं, एसी में रहना है, हमको गर्मी सहन नहीं होती, हमको सर्दी सहन नहीं होती। तो उसकी और चीज़ें, दुनिया के तमाम मुल्क उस तरफ जा रहे हैं कि अब आप अपनी सहनशीलता को बढ़ाइए, इसको सहन करना सीखिए। और दूसरी बात, जब आपको एनर्जी का कंजम्पशन करना है तो नेचुरल रिसोर्सेज जो एनर्जी बनती है, जैसे पनबिजली हो गई, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करिए ताकि जो इस तरह का जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला जैसी, इनका इस्तेमाल बड़ी जगहों पर हो सके, इंपॉर्टेंट जो इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पर हो सके। तो पूरी दुनिया में विकसित देश जो 2030 का टारगेट लेके चल रहे हैं, ये बहस बहुत चल रही है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में कि हमको कितनी ऊर्जा का 2030 रखना है, 2050 रखना है। भारत डेवलपिंग कंट्रीज़ को लीड कर रहा है इस पूरे मंच, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब ये बहस चलती है। और भारत शुरू से कहता आया है कि पहले डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो अपना कटौती कम करें और उसके बाद में हमसे बात करें। तो ये इसीलिए 2070 का लक्ष्य रखा गया है। ये मैसेज दिया गया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम भी सेंसिटिव हैं, हम भी कटौती करना चाहते हैं, लेकिन पहले आप करके दिखाइए। अच्छा, प्रोडक्शन जहां पर होता है उन देशों के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं। भारत में प्रोडक्शन होता है या और भी जिन देशों में होता है, ये कंज्यूमर्स हैं बाकी के देश जो ये चिंतन करते हैं। खैर, ये बहस का एक अलग विषय है। उनके देश की चीज हमारे यहाँ बनती है, हमारे खराब हो रही है चीजें, हमारी गैस हमारे खत्म होते हैं, वो भी एक अलग बहस का मुद्दा है। बहरहाल, फिर भी भारत इसको लेकर कितना गंभीर है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं पीएम आवास योजना का आवंटन बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव का भी ध्यान रखा गया है और बजट में पीएम आवास योजना के लिए आवंटन को 86% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया गया है। पिछले बजट में 48,000 करोड़ रुपए था। ये कितना फायदा पहुंचाएगा? इसको चुनावी बोलना चाहिए इस बात को? नहीं, अगर लोगों को घर मिलने वाले हैं, सब लोगों को छत मिलने वाली है, तो कोई भी चुनावी कह ले भाई। बीच मैंने कहा ना, इसके फायदे भी होंगे कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस भी कर पाएंगे, आप लोगों को घर भी प्रोवाइड कर पाएंगे, और जब घर बनेंगे तो जाहिर तौर पे बात है कि आपको रोजगार सृजन होगा। लोग घर बनाने के लिए मजदूर लगेगा, उसको दिहाड़ी मिलेगी, उसको पैसा मिलेगा। तो दोनों तरफ से फायदा है। इकोनॉमी का पहिए को घूमने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इस बजट को देख, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सेंसेक्स आज
क्यों बूम कर रहा था, एनएससी हो, बीएससी हो, इसीलिए बूम कर रहा था कि ये चलते ही चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हैं और सर्विस सेक्टर पे हैं, और इन दोनों चीज़ों के लिए इस बजट में निर्मला सीतारमण ने बहुत ध्यान रखा है, इसीलिए इसको अच्छा बजट माना जाता है। केवाईसी की प्रक्रिया सरल होगी। अब ये इसको भी जरा समझ लीजिए, फिर आपसे मैं इस पर बात करता हूं कि इससे कितना फायदा होने वाला है लोगों को और सरकार को। वित्त मंत्री ने कहा है कि केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। सभी सरकारी एजेंसियों में डिजिटल सिस्टम के लिए पैन को सामान्य आइडेंटिटी के रूप में मान्यता मिलेगी। इससे व्यापार में काफी आसानी होगी। ये एक बहुत ही अहम बात है, क्योंकि कई बार ये होता है कि कागजी लाल फीताशाही बहुत पहले शब्द यूज होता था, लेकिन अब डिजिटल एरा में भी, और ये जरूरी भी होता है कई बार। केवाईसी को लेकर हम देखते हैं कि बहुत लंबा समय लगता है, हमारे पास भी मैसेजेस आते रहते हैं, फोन आते रहते हैं। व्यवसायियों को जो दिक्कत है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसकी बात की जाती है, और उसमें सबसे पहले ये कागजी कार्यवाही है। क्या लगता है केवाईसी के बारे में कहना ये अपने आप में बताता है कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है ये? देखिए, मैं आज से 7-8 साल पहले आपको लिए जा रहा हूँ, इसी सरकार की बात है, 14-15 या 15-16 में। तब कहा गया था कि आधार सबसे इंपॉर्टेंट है। तब ये लगने लगा था कि पैन जो है वो उसकी मायने खत्म हो जाएंगे, लेकिन आज 8 साल के बाद हम वापस लौटकर उसी जगह आ गए हैं, क्योंकि अभी भी आधार कार्ड को लेकर बहुत सी शिकायतें हैं। आधार कार्ड तक तो जेन्युइन नहीं है, आधार कार्ड पे कॉपिंग बहुत हो रही है, फेक बहुत बन रहे हैं, और उस सिस्टम को तस्वीरें बदल जाती हैं। हम कई सारे हमारे रिपोर्टर स्टोरी करते हैं कि अमिताभ बच्चन के नाम पर आपने पैन कार्ड आधार कार्ड बनवा लिया, दाऊद इब्राहिम के नाम पर, ऐसे अखबारों में तमाम स्टोरी आती रहती है। अब ये बात समझ में आ गई सरकार को भी, सरकारी सिस्टम को भी, व्यवस्था को भी, कि पैन ही सबसे अधिक इंपॉर्टेंट और साफ़ सुथरी चीज़ है। इसको अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो आप बात कर रहे हैं, इसको जितना आसान कर देगी ना सरकार, उतना सरकार का ही फायदा है, क्योंकि ये इस चिक चिक में कोई नहीं पढ़ना चाहता है। मैं अपनी बात करता हूँ एग्जांपल के तौर पर, मुझे अपने डीमैट अकाउंट के लिए केवाईसी करना है। मैं 25 अटेम्प्ट कर चुका हूँ एक बैंक के साथ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, प्राइवेट बैंक है, और वो अब तक नहीं हो पाया है। उसमें क्या करना है, मुझे आधार भी देना है, मुझे पैन भी देना है, और एक और आइडेंटिटी मांग रहे हैं। तो जब आप इतनी मुश्किलें रखेंगे तो कैसे होगा, और ये तो फिर बिजनेस करने वालों के लिए है। तो ये जितना आसान हो जाएगा, ये उतना ही फायदेमंद है सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी, क्योंकि हर आदमी व्यापार करना चाहता है, हर आदमी मुनाफा कमाना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि कागजी कार्रवाई में समय बर्बाद हो। अब फटाफट आपको बता दें क्या महंगा क्या सस्ता। बजट की घोषणाओं के मुताबिक कैमरा लेंस, मोबाइल फोन, टीवी उत्पाद, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी सस्ती होगी। सिगरेट, सोना चांदी और हीरे से जुड़े उत्पाद जो है वो महंगे होंगे। वहीं 5 लाख से 7 लाख आयकर सीमा जो है वो कर दी गई है। बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं के मुताबिक टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव है। 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोनों चीजें फटाफट, क्या सस्ता क्या महंगा, इससे आपको लगता है महंगाई पर कोई लगाम लगेगी? महंगाई पर लगाम लगाने के लिए नहीं है। मोबाइल फ़ोन सस्ते हो जाएंगे। मोबाइल आज की तारीख में हर व्यक्ति लगभग 97-98% कैसे तय होता है कि क्या सस्ता कर दें क्या महंगा करें? देखिए, अधिकतर चीज़ें ना प्रवीण, वो जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। तो जैसे आप खाने पीने की चीज़ें हो गई, सब में जीएसटी लगता है। तो वो अब बजट का हिस्सा रहा ही नहीं महंगा सस्ता वाला। केवल जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं जिसमें कस्टम ड्यूटी लगती है, उनकी दाम आप तय कर सकती है केंद्र सरकार, वरना तो जीएसटी काउंसिल तय करता है। जीएसटी काउंसिल में चीज़ें तय हो जाती हैं कि क्या सस्ता होना है क्या महंगा होना है। तो इसलिए बजट में वो चाम चला गया, जब से जीएसटी देश भर में लागू हुआ बीते 4-5 साल पहले से, वो चाम चला गया कि कपड़ा सस्ता हुआ, फला महंगा हुआ, ढिमकाना महंगा हुआ। केवल इंपोर्टेड जो चीज़ें हैं, जो विदेश से आ रही हैं या विदेश जा रही हैं, उनकी कस्टम ड्यूटी को लेकर इंपोर्ट इस पर टैक्स लगता है, वही सस्ता महंगा हो सकता है। तो क्योंकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात है, मोबाइल फोन्स बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में बन रहे हैं। एप्पल के फ़ोन, एप्पल 14 जो है वो हिंदुस्तान में बन रहे, विदेशों में जा रहा है। बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग अपने पास है। तो जब आप मोबाइल बनाएंगे और उतना महंगा खरीदेंगे तो फ़ायदा क्या? तो आपने क्या किया, मोबाइल बनाने के लिए आपको उसके अंदर कैमरा लगता है, कैमरा आप बाहर से मंगाते हैं, उसमें आप टैक्स देते हैं। जब आप टैक्स देते हैं तो आप वसूलेंगे किससे? तो उपभोक्ता से, कंज्यूमर से। तो उसको उन्होंने कम कर दिया। तो जाहिर तौर पर फ़ायदा हम लोग और आपको मिलने वाला है, जो मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, जो टीवी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमको समझना चाहिए कि सिगरेट, शराब, ये हर बजट में महंगी होती आई हैं। इसमें कोई उसमें मतलब तो जिनको कंज्यूम करना है वो करते रहते हैं, और सब रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि भाई मत करो। उस पर लिखी भी हुई है वैधानिक चेतावनी, इस पर तो एक अलग से प्रोग्राम बनाना चाहिए। लेकिन टैक्स स्लैब में जो बढ़ाया गया, उसकी सीमा को बढ़ाया गया है, वो एक ऐसा कदम है जिसका वो बहुप्रतीक्षित भी था। सब लोगों को सबसे ज्यादा उसी से उम्मीद थी। ये कितना इंपॉर्टेंट कदम मानते? फाइनली एक कमेंट आपका। ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे बजट की, जो आज निर्मला सीतारमण के भाषण में भी सबसे आखिर में आया, जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे, सबने ताली बजा के संसद सदन में स्वागत भी किया। इस टैक्स स्लैब्स में रियायत मिले, राहत मिले आम व्यक्ति को, वो कोशिश की गई है। अब 2 रिजीम है, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। जितनी रियायत दी गई है वो न्यू रिजीम में दी गई है।
न्यू टैक्स रिजीम को अब इन्होंने डिफ़ॉल्ट सिस्टम बना दिया है। पहले ओल्ड डिफ़ॉल्ट पे थी, अब न्यू को डिफ़ॉल्ट बना दिया है, ओल्ड को ऑप्शन में ले गए हैं। लगता है यही आने वाले सालों में ओल्ड स्कीम खत्म हो जाएगी। जब मैं ओल्ड स्कीम की बात कर रहा हूँ, दर्शकों को समझना चाहिए, ओल्ड स्कीम में आपको 80C के तहत फ़ायदा मिलता है। जैसे आप LIC की पॉलिसीज़ लेते हैं, उसके प्रीमियम जब जमा करते हैं, उसका सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो वहाँ आपको कुछ फ़ायदा मिल जाता है। बच्चों के स्कूल की फीस लगाते हैं, वहाँ आपको फ़ायदा मिल जाता है टैक्स में। आप घर लेते हैं, उसमें फ़ायदा मिल जाता है, रेंट रिसीट लगाते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, उसमें आपको फ़ायदा मिल जाता है। तो कुल मिलाकर 1.5 से 2 लाख रुपए के टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। वही 1.5 से 2 लाख रुपए उन्होंने नई रिजीम, जो कि 5 लाख का जिसमें स्लैब था, 5 लाख से स्टार्ट होता था, वो 5 से बढ़ाकर 7 कर दिया। तो लगभग पेरिटी ले आए दोनों स्कीम में। लेकिन अच्छी बात नई रिजीम में ये है कि जब आप 7 लाख तक की जिसकी इनकम है, उसको बिल्कुल टैक्स से मुक्त कर दिया। यानी अभी तक जो 5 लाख था वो 7 लाख कर दिया है। तो अगर आपकी आमदनी 7 लाख से कम है सालाना ध्यान रखिएगा, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, पर आपको रिटर्न भरना चाहिए। रिटर्न भरने से फ़ायदा ही होगा। लेकिन अगर आपकी आमदनी 7 लाख से ऊपर हो जाती है, तो वो जो टैक्स स्लैब्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जो कि प्रवीण बता भी रहे हैं, हिसाब से कंप्यूटेशन होगा। उस पर हमने एक डिटेल्ड जो एक्सपर्ट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उसके साथ कुछ पैकेज आप अमर उजाला के तमाम प्लेटफॉर्म पर वो एनालिसिस देख सकते हैं। तो आसानी से आपको कंप्यूटेशन समझ में आ जाएगा। इसका एक फायदा प्रवीण ये होगा कि आपकी जेब में पैसा बचेगा। जिसकी तनख्वाह करीब 10 लाख के आसपास है सालाना, वो करीब 15-16 हज़ार रुपये बचा पाएगा। जिसकी तनख्वाह 15 लाख के सालाना है, वो करीब 45 हज़ार रुपये बचा पाएगा। और जिसकी तनख्वाह 15 लाख से ऊपर है, वो करीब 55-60 हज़ार रुपये, डिपेंड करता है कितनी तनख्वाह उस पर। तो ये 60 हज़ार रुपये आपकी जेब में बचने वाले हैं। तो आप बचेंगे तो आप क्या करेंगे? या तो आप सेव करेंगे, या आप शॉपिंग करेंगे, या आप सामान में खर्चा करेंगे। शॉपिंग करेंगे, खर्चा करेंगे, इकोनॉमी का पहिया चलेगा, सरकार को कहीं और से पैसा मिल जाएगा। तो ये आपको उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि आपकी जेब में पैसा है, अब आप जाके खर्च करिए, ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया जो है वो तेज़ी से और घूमे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका। दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आया होगा क्या बड़ी बातें इस टैक्स की रही। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।